हेलो माय डियर स्टूडेंट। जैसा कि हमने मोशन के जो बेसिक्स टर्म्स होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं, जैसे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एंड फोर्स, वो सारे के सारे टर्म्स जो हमने मोशन के फर्स्ट चैप्टर में, फर्स्ट लेक्चर में हमने कवर किया। टुडे हम केवल और केवल किसकी बात करेंगे? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो हम स्टार्ट करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के बारे में आज हम। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है, सबसे पहली बात तो फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स कौन है आपके? फादर ऑफ फिजिक्स। फादर ऑफ फिजिक्स किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? न्यूटन को कहा जाता है। ये जो लॉज ऑफ मोशन है फिजिक्स के अंदर, जो न्यूटन्स ने दिए हैं, इसको जो है न्यूटन्स ने, एक उनकी बुक है जिसका नाम है क्या? प्रिंसिपिया। प्रिंसिपिया नामक बुक में उन्होंने लॉज ऑफ मोशन को डिटेल जो है उन्होंने बताया हुआ है, जो कि पब्लिश हुई थी किसमें? 1687 ईस्वी में। 1687 ईस्वी में न्यूटन के थ्रू लिखी गई एक बुक प्रिंसिपिया में, जिसमें लॉ ऑफ मोशन का डिटेल डिस्कशन किया गया है। नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर वो रेस्ट पे है, रेस्ट का क्या मतलब? अगर उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है, मतलब वेलोसिटी क्या है? जीरो है। और ये किस में कहा जाता है? रेस्ट में कहा जाता है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विरामावस्था। विरामावस्था। अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है जो विरामावस्था या रेस्ट पे है, तो ये t इज इक्वल टू जीरो से लेकर के t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम तक ही रेस्ट पे ही रहेगी। किस पे रहेगी? रेस्ट पे ही रहेगी। क्यों रहेगी? उसका रीजन है क्या? इनर्शिया। उसका रीजन क्या है? उन्होंने क्या दिया? इनर्शिया की वजह से वो ऑब्जेक्ट किस पे रहेगा? अपने रेस्ट में ही रहना चाहेगा। दूसरी बात उन्होंने और कहा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, सपोज 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है, तो t इज इक्वल टू जीरो से लेकर के जब से हम इसको देखेंगे और t इज इक्वल टू इनफाइनाइट तक ये कहाँ क्या करेगी? मूव करती ही रहेगी। ये कहीं स्टॉप नहीं होगी। और स्टॉप क्यों नहीं होगी? नॉट स्टॉप। क्या? नॉट स्टॉप ड्यू टू विच? इनर्शिया। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। ये जो डेफिनेशन आपको लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। मैं सीधे सीधे आपको समझा रहा हूँ कि व्हाट इज एक्चुअली द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। तो यहाँ पे क्या? इनर्शिया की वजह से ये हमेशा रुकी रहेगी। ये क्या? इनर्शिया की वजह से हमेशा मूव करती रहेगी। कब तक मूव करती रहेगी? जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। जब तक कि कोई इस पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना हो। और ये तब तक ही स्टैटिक कंडीशन या फिर रेस्ट कंडीशन या फिर विरामावस्था में तब तक बनी रहेगी जब तक कि इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। क्यों ये अपनी विरामावस्था में और ये अपने मूविंग कंडीशन में बनी रहती हैं? ड्यू टू इनर्शिया। इनर्शिया क्या कहलाता है? इनर्शिया क्या बोलता है? अब यहाँ पे हम इनर्शिया की बात करेंगे। अभी नेक्स्ट स्लाइड में मैं उसकी बात करता हूँ। इनर्शिया इनर्शिया बता समझिए कि ड्यू टू इनर्शिया ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में रहना चाहेगा, और ये ऑब्जेक्ट हमेशा मूविंग में रहना चाहेगा। और मूविंग में रहना चाहेगा तब तक ये मूविंग में और ये रेस्ट में रहेगा जब तक कि इसके ऊपर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाया जाए। ये कहते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ, राइट। अब हम जो है, दूसरी बात, हम क्यों नहीं ऐसा देखते हैं कि हमारे जो यूनिवर्स के अंदर कोई ऑब्जेक्ट अगर मूव करती होती है, वो कुछ दूरी तक जा करके रुक जाती है। कुछ दूरी तक जो ऑब्जेक्ट जा करके रुक जाता है, वो ऐसा क्यों रुक जाता है? क्योंकि इसके ऊपर बाह्य बल अगर हम जा करके उसके पकड़ते नहीं है, तब भी वो जा करके रुक जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर देखिए एयर फ्रिक्शन वर्क करता है। क्या काम करता है? एयर फ्रिक्शन काम करता है। दूसरा कौन सा फोर्स काम करता है? अपना खुद फ्रिक्शन। जिस सतह पर ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑटोमेटिकली एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट होता है। उसकी वजह से घर्षण बल जिसको बोलते हैं, फ्रिक्शन फोर्स की एक फ्रिक्शन फोर्स इसके एंटी मूविंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, उसकी वजह से रुक जाता है। तीसरा एक फैक्टर आता है क्या? ग्रेविटेशन। इन तीनों फोर्स की वजह से जो हम लगाते नहीं है, ये हमारे यूनिवर्स में पाई ही जाती हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर किसी सरफेस पे मूव कर रहा है तो उसमें घर्षण बल होगा। अगर वो एयर में मूव कर रहा है तो उसमें एयर फ्रिक्शन होगा। और ग्रेविटी, हर एक प्लेनेट की अपनी अपनी ग्रेविटी होती है, तो ग्रेविटी फोर्स ऑब्वियस लगना ही लगना है। तो इस वजह से ये ऑब्जेक्ट कुछ दूरी तक जा करके रुक जाती है। अब न्यूटन्स ने कहा कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ना होते
अगर ये एक्सटर्नल फोर्स ना होते तो ये ऑब्जेक्ट हमेशा कंटिन्यूअस t इज इक्वल टू इनफाइनाइट टाइम तक मूव करती ही रहती, इसको हम रोक ही नहीं सकते हैं, राइट। जैसा कि अगर मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आप एक बार देख लीजिए। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन एलन मस्क का आपने नाम सुना होगा, किसका? एलन मस्क, जो स्पेस एक्स और टेस्ला के फाउंडर्स हैं। उन्होंने क्या किया, इसी को ला करके हाइपरलूप टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने एयर फ्रिक्शन खत्म कर दिया। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी क्या थी, अगर एक वैक्यूम है, कोई एक वैक्यूम ट्यूब है, क्या बोला उसने, वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का क्या मतलब, इसमें एयर है ही नहीं है, क्या नहीं है, एयर नहीं है। और अगर एयर नहीं है तो एयर फ्रिक्शन नहीं है, तो वैक्यूम नहीं, वैक्यूम बना दिया उसने। वैक्यूम बनाने के बाद उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल जो वैक्यूम का था वो भी मैग्नेटिक का बनाया, उसका नॉर्थ पोल यहाँ पे बनाया, और दूसरा उसमें एक कोच रखा जिसमें बैठेंगे, जिसमें ट्रेवलर्स इसमें बैठेंगे, इसका भी नॉर्थ पोल यहाँ पे लगा दिया। अब नॉर्थ पोल आपस में क्या करने लगे, रिपेल करने लगे टू ईच अदर। अब जब रिपेल करने लगे तो घर्षण बल, फ्रिक्शन फोर्स होने की कोई चांस नहीं है, कोई भी। इस ये जो वैक्यूम ट्यूब है इसकी बॉडी, और ये जो जिसपे जो हमारे पास ट्यूब है जिसके अंदर यात्री बैठेंगे, उसके और इस वैक्यूम ट्यूब में कोई आपस में टच नहीं है। तो यहाँ पे क्या, फ्रिक्शन फोर्स एकदम जीरो हो गया, दो फोर्स जीरो हो गया। रही बात ग्रेविटी की, ये कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। ये कैसी होती है, नेग्लिजिबल होती है। इसी वजह से क्या, इंडिया के अंदर यही जो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी है, ये वर्जिन, आप इसको याद रखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में भी पूछे है, वर्जिन हाइपरलूप नाम की एक कंपनी है जो इंडिया के अंदर मुंबई और पुणे को इस हाइपरलूप टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर रही है। तो ये मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दिया कि अगर मैं एयर फ्रिक्शन और फ्रिक्शन इन तीनों को अगर मैं रिमूव कर दूं तो उस ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या हो जाएगी, आप ये समझिए। मुंबई से पुणे जाने का रास्ता 40 मिनट बाई एयर, लेकिन अगर हाइपरलूप से जाएंगे 15 मिनट। आप देख रहे हैं चेंजेस, मतलब स्पीड बहुत ही फास्ट हो जाएगी, जब आपके अंदर फ्रिक्शन और ये एयर फ्रिक्शन है। तो एलन मस्क जो थे वो किसका यूज किए, उन्होंने न्यूटन फर्स्ट लॉ को अप्लाई किया। उन्होंने कहा एयर फ्रिक्शन हटाओ, सरफेस को टच मत कराओ तो फ्रिक्शन नहीं होगा, तो उसके बाद इसकी स्पीड ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये हमारे पास प्रैक्टिकल एप्लीकेशन था। अब देखिए हम इनर्शिया की बात करेंगे। तो पहले बात तो न्यूटन फर्स्ट लॉ हम डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट लॉ क्या क्या बोलता है, फर्स्ट लॉ को क्या क्या बोल सकते हैं। सबसे पहली बात तो आल्सो कॉल्ड गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन। क्या, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। दूसरा दूसरा आल्सो कॉल्ड, इसको बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। तीसरी बात, ये क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। क्या बताता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स बताता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से क्वेश्चन बनता है तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि यहीं से बने कि गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन किससे रिलेटेड, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, ऑल ऑफ दिस, तो गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया फर्स्ट लॉ से मैच करता है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स कहाँ से मिलता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से मैच करता है। अब मैं बताता हूँ कि लॉ ऑफ इनर्शिया इसको क्यों कहा गया और डेफिनेशन ऑफ फोर्स यहाँ से कैसे मिला। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे, अभी हमने बात किया था कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो वो अपने रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो कहीं भी मूव नहीं करेगा t इक्वल टू इनफाइनाइट से। और अगर कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता ही रहेगा। ये जो स्टेट में ही रहेगा, ऐसा क्यों, क्योंकि ड्यू टू इनर्शिया। अब इनर्शिया क्या बोलता है, इनर्शिया एक ऐसा फोर्स होता है, एक ऐसा इनर्शिया इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी। ये क्या है, एक प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी which oppose the change of इनिशियल पोजीशन। क्या बोला इनर्शिया, द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, ये किसी भी बॉडी की प्रॉपर्टी होती है जो अपने पोजीशन के चेंज होने का अपोज करता हो। मतलब हम अगर इस स्टेट में बैठे हुए हैं तो ये नहीं चाहेगा कि हम दूसरे स्टेट में चले जाएं। ये अगर वेलोसिटी में है, इसकी पोजीशन क्या है, गति अवस्था में है, तो ये कभी नहीं चाहेगा कि विरामावस्था में आ जाए। तो उसका क्या करता है, अपोज करता है। ये प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी होती है इनर्शिया।
अब इनर्शिया दो टाइप का होता है। सबसे पहला इनर्शिया होता है रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया, रेस्ट ऑफ इनर्शिया या इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सेकंड हम लेते हैं क्या, इनर्शिया ऑफ मोशन ले लेते हैं, इनर्शिया ऑफ मोशन ले लेते हैं। रेस्ट ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया ऑफ मोशन क्या है। अब ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट रेस्ट में था ना, इसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इसी की वजह से ये क्या हमेशा रेस्ट में रहना चाहता है। और ये जो मूविंग गति अवस्था में जो ऑब्जेक्ट है, इसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, इसके पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। मैं जो चीजें लिख रहा हूँ आप एक अपने कॉपी पे मेरे साथ साथ एक शॉर्ट नोट बनाइए, जो आपके फिर फर्दर एग्जाम में जब आप रिवाइज करेंगे तो आपको ये हेल्पफुल होगा। तो इनर्शिया ऑफ मोशन, यहाँ इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमेशा और हमेशा गति अवस्था में ही रहना चाहता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये ऑब्जेक्ट हमेशा रेस्ट में ही रहना चाहता है। आई थिंक आपको इनर्शिया समझ में आ गया। अब इनर्शिया समझ आने के बाद रेस्ट ऑफ इनर्शिया, अब हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज करिए कि कोई आपके पास ब्लैंकेट है, या ब्लैंकेट छोड़िए, कोई आपके पास व्हीकल है जिसमें आप बैठे हुए हैं, ये चेयर है, इस पे आप बैठे हुए हैं, इस पे आप बैठे हुए हैं। अब ये जो है मूव कर रही है किसी वेलोसिटी से, ये जो व्हीकल से ये मूव कर रही है। ज्यों इसमें ब्रेक लगेगा, ज्यों ही इसमें क्या लगेगा, ब्रेक लगेगा, इस आदमी की पोजीशन क्या हो जाएगी, आगे की तरफ टिल्ट कर जाएगी, आगे की तरफ टिल्ट कर जाएगी। क्यों, क्योंकि ये जो पोजीशन है, ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पे कौन सा इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा कि इनर्शिया ऑफ मोशन है। क्यों, क्योंकि ये बॉडी जब मूव कर रही थी तो ये हमेशा गति अवस्था में ही रहना चाह रही थी, लेकिन ब्रेक लगने से इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से ये आदमी आगे की तरफ टिल्ट कर गया, मतलब झुक गया। उसी तरीके से अगर कोई व्हीकल्स रेस्ट पे है, किस पे है, रेस्ट पे है, अचानक वो किसी वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट करती है, तो इसमें जो बैठा हुआ आदमी होगा वो पीछे की तरफ टिल्ट कर जाएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। क्यों ये रेस्ट में ही रहना चाह रहा था, लेकिन जब एकाएक किसी वेलोसिटी से इस व्हीकल्स को मूव किया गया तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से ये बैक की तरफ मूव कर गया। उसी तरीके से तीसरा एग्जांपल अगर हम लें, जो हमारे पास ब्लैंकेट होते हैं, ब्लैंकेट होते हैं उसमें क्या बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारे डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं। तो हम इसको जब बीट करते हैं, जब हम इसको बीट करते हैं या कहीं दीवार में इसको लड़ा करके झाड़ते हैं, तो इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो निकल के बाहर आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसमें कौन सा था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्योंकि ये जो पार्टिकल है ये हमेशा रेस्ट स्टेट में ही रहना चाहते थे, लेकिन अचानक हमने इसको ऊपर क्या दिया, एक फोर्स लगाया, एक कोई इस पे भी हमने फोर्स लगाया, तब जा करके इनर्शिया ऑफ रेस्ट इसका खत्म हुआ और ये ऑब्जेक्ट किस में आ जाएंगे, मूविंग में आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे जब ये वेलोसिटी से मूव कर रहा था तो किसी फोर्स की वजह से तो आप लगाए होंगे ब्रेक, और जब ये रेस्ट पे था तो किसी फोर्स की वजह से ही तो आप इसको किसी वेलोसिटी से मूव कराए होंगे। तो जिस फोर्स की वजह से, जिस एक्सटर्नल कॉज की वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट को इनर्शिया को चेंज कर रहे हैं, वहां से हमको क्या मिला, डेफिनेशन ऑफ फोर्स मिला। और लॉ ऑफ इनर्शिया आपको समझ में आ गया। डेफिनेशन ऑफ फोर्स क्यों मिला, बात आपको समझ में आ गई कि इनर्शिया को ब्रेक करने के लिए जो आप एक्सटर्नल कॉज जिसका यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फोर्स, दैट इज कॉल्ड फोर्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन से हमको क्या क्या होता है, गैलीलियो लॉ ऑफ मोशन से ये मैच करता है, लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होता है। डेफिनेशन ऑफ फोर्स हमको यहाँ से देखने को मिलती है, राइट। अब अगर डेफिनेशन ऑफ फोर्स जो मिली उसका डेफिनेशन क्या है, एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल कॉज, ये एक एक्सटर्नल कॉज है। क्या है, ये एक एक्सटर्नल कॉज है ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन, ड्यू टू विच ऑब्जेक्ट चेंज द पोजीशन। मतलब अगर वो रेस्ट पे है, अपनी एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर जाता है, वो एक एक्सटर्नल कॉज है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नाउ हम अब चलते हैं न्यूटन के सेकेंड लॉ पे। अब सेकेंड लॉ क्या बोलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं इसमें करना, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम किसके रिगार्डिंग चेंज होगा, किसके रिस्पेक्ट में चेंज होगा, टाइम के साथ। कैसे, अगर मैं मोमेंटम के फार्मूले की बात करूं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या किसी चीज का चेंज होता है, नो, ये क्या होती है, कांस्टेंट चीज।
वेलोसिटी का क्या फार्मूला होता है, अभी अभी हमने पढ़ा था, स्पीड का फार्मूला क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये होता है हमारे पास स्पीड। लेकिन अगर वेलोसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मोमेंटम अगर चेंज हो रहा है तो दैट इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ जो मोमेंटम चेंज होगा वो हमारे पास किस लॉ से निकलता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन से निकलता है। ठीक, यूनिट आपके पास आ गई मीटर पर सेकंड, ये बिल्कुल और बिल्कुल गलत है यूनिट। अब मैं बताऊं सही क्या है, ये आपको निकालना चाहिए। अगर आप इस लेक्चर सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए व्हाट इज यूनिट ऑफ मोमेंटम। मैं शायद इसको डिस्कस ना किया हूं इस मोमेंटम को पर्टिकुलरली, लेकिन मैंने आपको बताया था किस तरीके से निकालनी। देखिए मोमेंटम को अगर मैं बोलूं कि m इंटू वी, मास को किसे मेजर करते हैं, SI यूनिट में, किलोग्राम में। वेलोसिटी क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, राइट। अब किलोग्राम डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, SI यूनिट में इसका वो क्या होता है, यूनिट क्या होता है, मीटर, किलोग्राम मीटर, टाइम का क्या होगा, सेकंड, तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये गलत है कि नहीं है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। तो दिस इज द एक्चुअल यूनिट, SI यूनिट ऑफ द मोमेंटम, राइट। अब देखिए यहां से क्या निकल के आया, चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा है, फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल मोमेंटम। अब यहाँ पे देखिए फाइनल मोमेंटम में बोलूँ m1 और v1, ये हमारे पास क्या था, इनिशियल मोमेंटम। क्या है, इनिशियल मोमेंटम का फार्मूला आपको निकल गया, मास इंटू वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, अब मैं बोलूँ कि ये हमारे पास m2 v2 है, ये क्या है हमारे पास, फाइनल मोमेंटम है। अब मैं बोलूं कि मास जो है ये क्या है, कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पे मास m1 को हम m लिख सकते हैं, राइट। m1 को हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। v1 को हम क्या लिख सकते हैं, v1 ही रहने दीजिए, राइट। और इसको हम माइनस चेंज इन मोमेंटम हम निकाल रहे हैं ना, अभी हम इसको ऐसे करते हैं, बराबर में ना लिख करके फाइनल मोमेंटम की क्वांटिटी को लिखते हैं m इंटू वी2, ठीक है। अब हम चेंज इन मोमेंटम, सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलता है, चेंज इन मोमेंटम। एक्चुअल में सेकेंड लॉ क्या बोला कि चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, हमने अभी पिछले बार डिस्कस किया था, फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब हमको चेंज इनटू मोमेंटम के चीजों को यहाँ से सॉल्व करेंगे और उस किसके बराबर आ जाए, फोर्स के बराबर आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो सेकंड लॉ वैलिड है। सेकंड लॉ क्या बोल रहा है भाई, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। तो चेंज इन मोमेंटम निकालिए। अब चेंज इन मोमेंटम क्या मतलब, फाइनल मोमेंटम मैं MO लिख देता हूँ माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू किसके बराबर होनी चाहिए, फोर्स के, दैट इज इक्वल टू किसके होनी चाहिए, ma के। ऐसा अगर आ गया तो मान लीजिए सेकंड लॉ सही है। अब हम इसको देखते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फाइनल मोमेंटम क्या था, m इंटू वी2, इनिशियल मोमेंटम क्या था, m इंटू वी1, यही तो था, इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी1 कर लिया, मास कांस्टेंट होता है। अब हम क्या करेंगे कि ये जो v2 और v1 था विद रिस्पेक्ट टू किसके करना है भाई, टाइम के करना है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो m को अगर हम कांस्टेंट लेते हैं तो v2 माइनस वी1 अपॉन क्या, t, v2 माइनस वी1 अपॉन t। अब ये हो गया इंटू टी अपॉन टी। अब ये क्या हो जाएगा, ये बराबर किसके हो गया, v2 माइनस वी1 अपॉन टी। ये क्या होता है, एक्सेलरेशन मैंने आपको बताया था, डेल्टा v अपॉन डेल्टा टी। ये होता है क्या, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अब यहाँ से क्या निकल के आ गया, ma। ये मैं ड्राइव कर रहा हूँ आपके समझने की, ऐसा डिटेल में कभी क्वेश्चन आया ही नहीं। बस क्वेश्चन क्या आएगा, चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू द फोर्स। ये कहाँ से निकला, ये निकला कहाँ से, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। कहाँ से निकला, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से। बात समझ में आई। अब हम चलते हैं न्यूटन थर्ड लॉ बहुत ही सिंपल है। ये क्या बोलता है, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्या कि अगर आप ये मान लीजिए अर्थ सरफेस है, या कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर अगर आप कोई फोर्स लगा रहे हैं, सपोज करिए 5 न्यूटन का, तो ये अर्थ भी आपको उसके अपोजिट डायरेक्शन में एग्जैक्टली 5 न्यूटन का ही फोर्स लगाएगी, बट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स विल बी अपोजिट टू ईच अदर।
देख रहे हैं आप डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन ये है, इसका डायरेक्शन ये है। मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज सेम, मैग्नीट्यूड आर ऑलवेज सेम। तो ये हमारे पास हुआ थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन थर्ड लॉ पे बेस्ड ही जो आपका आता है क्या, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन ये इसी पे बेस्ड है, मोमेंटम कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन इसी पे बेस्ड है, जिसपे क्या काम करता है, रॉकेट, क्या काम करता है, रॉकेट जो उड़ान भरता है वो न्यूटन थर्ड लॉ पे मोशन करता है। कैसे करता है देखिए, एक बार देख लीजिए। ये हमारे पास सपोज करिए रॉकेट है, यहाँ पे हमारे पास फ्यूल बर्न होता है, फ्यूल बर्न होता है। जब फ्यूल बर्न हो करके नीचे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है, नीचे एक प्रेशर एग्जर्ट करता है। जब ये बर्न होता है, नीचे एक प्रेशर एग्जर्ट करिए, जितना प्रेशर ये नीचे एग्जर्ट करता है उतना ही प्रेशर ये क्या, ऊपर एग्जर्ट करता है। तो ये मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन, कंजर्वेशन क्या होता है इसके बारे में देख लीजिए। कंजर्वेशन, कंजर्व करना, मतलब अगर आपके पास, मैं एक पहले सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि आपके पास कोई एक मोबाइल है, मोबाइल में सपोज करिए आपके पास ये एसडी कार्ड है और एक इंटरनल मेमोरी है किसकी, मोबाइल की, जिसको हम क्या बोलते हैं, रैम, राइट। आपके पास कोई इमेज है, कोई इमेज है, जिस इमेज को आप एसडी कार्ड से इंटरनल मेमोरी में आप ट्रांसफर कर दिए, तो क्या आपका फोटो डिस्ट्रॉय हुआ? नहीं, आपका फोटो बस एक जगह से दूसरी जगह चला गया। बात आप समझ रहे हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चला गया, इसका मतलब होता है कंजर्व हुआ, ये डिस्ट्रॉय नहीं हुआ आपका फोटो। उसी तरीके से जो एनर्जी फ्यूल की यहाँ पे डिस्ट्रॉय आपको दिखती हुई नजर आ रही है, वो एक्चुअली में इस मिसाइल को क्या, ऊपर ले जाने में मदद कर रही है। इसका मतलब जो इसका मोमेंटम है वो क्या है, कंजर्व है, ये डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है, राइट। अब हम अपने टोटल चीजों को, ये आपको समझ में आया, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन इसी पे बेस्ड होता है न्यूटन थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ इसी पे बेस्ड होता है। इसमें और कुछ एग्जाम्पल कभी कभी पूछ लेता है आपसे, क्या, फुटबॉल गेम, फुटबॉल गेम होता है और बोथ आर हर्ट, ठीक है, मोमेंटम। अच्छा देखिए, ये क्या, जो अगर कोई बॉलर किसी बॉल को कैच करता है, कोई बॉलर किसी बॉल को अपने हाथ में कैच करता है, तो वो क्या करता है, अपने हाथ को थोड़ा सा पीछे कर लेता है, अपने हाथ को थोड़ा सा क्या, पीछे कर लेता है। तो उसके उसमें क्या, उसमें थर्ड लॉ, न्यूटन थर्ड लॉ, क्योंकि अगर वो पीछे नहीं करेगा तो इसका जो फोर्स है इसके हाथ में बहुत तेजी से चोट लगेगी, इसलिए इसको बैक कर लेता है, थोड़ा सा बैक कर लेता है, जिसकी आसानी से इसको कैच कर लेता है। तो ये हुई न्यूटन थर्ड लॉ, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब मैं इसको कंक्लूड करूंगा यहाँ पे क्या कंक्लूड करूंगा, फर्स्ट लॉ न्यूटन का, फिर मैं कंक्लूड करूंगा क्या, सेकंड लॉ, फिर उसके बाद थर्ड लॉ। जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिक एकदम टॉपिक वाइज, मैं आपको बोलूँ एक बार, ये जनरल साइंस की सीरीज है, ये जनरल साइंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जनरल साइंस का मतलब जहाँ से क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, जिस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेट टाइप का मैं आपको पढ़ाऊंगा, बहुत प्रिसाइज वे में मैं चीज़ों को डिस्कस करूंगा, ना कि उनको बहुत ही डिटेल में ले जा करके कैसे पैदा हुआ न्यूटन फर्स्ट लॉ, कैसे सेकेंड लॉ, कैसे थर्ड लॉ। वो जब आप डीप टाइप का एग्जाम देते हैं, जैसे नीट और जेईई जब आपको देना है, तब उस काइंड ऑफ लेक्चर्स में हम बहुत डिटेल बातें करते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी हम बस जनरल साइंस, आपको सारे टर्म पता होनी चाहिए, सारी चीज़ें थोड़ा सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ हमने देखा, फर्स्ट लॉ हमको क्या क्या बताता है। सबसे पहली बात तो फर्स्ट लॉ को क्या, गैलीलियो लॉ भी कहते हैं, क्या बोलते हैं, गैलीलियो लॉ। दूसरा क्या, और इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। तीसरा ये और क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है, क्या देता है, डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है। सेकेंड लॉ क्या देता है भाई, किस पे बेस्ड होता है, चेंज इन मोमेंटम, याद रखिएगा, चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड होता है। और यही चेंज इन मोमेंटम किसके बराबर होती है, फोर्स के बराबर होता है। तो चेंज इन मोमेंटम फोर्स के बराबर हुआ, तो ये हमको क्या देता है, ये बेस्ड किस पे है, चेंज इन मोमेंटम के। और ये देता हमको क्या है, नेचर ऑफ फोर्स, क्या बताता है, नेचर ऑफ फोर्स बताता है। या आप बोल सकते हैं ये क्या बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, क्या देता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के बारे में बताता है, कौन सा, सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन के बारे में बताता है। क्या बोले, क्या लिखेंगे इसको, एवरी एक्शन हैज, एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड, ये जो सारी चीजें पीपीटी में लिखी हुई हैं, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये बताता है।
ये बेस्ड किस पे होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन। क्या है? मोमेंटम कंजर्वेशन। ये किस पे बेस्ड होता है? मोमेंटम कंजर्वेशन पे, राइट। अब देखिए मोमेंटम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको कंक्लूड किया हूँ। सवाल अगर लॉ ऑफ मोशन और न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से बनता है तो यहीं से बनता है। सवाल आपसे पूछेगा कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन किस पे बेस्ड है? लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ गैलीलियो, चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्वेशन। तो आप क्या बोलेंगे? मोमेंटम कंजर्वेशन दूसरी बात, चेंज इन मोमेंटम दूसरी चीज। आपको पता है ना चेंज इन मोमेंटम क्या निकल के आया था? m1v1 माइनस m2v2, जिसको हम m को कांस्टेंट करके v2 माइनस v1 अपॉन t करके फोर्स लाए थे। तो चेंज इन मोमेंटम पे बेस्ड होता है। अब मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा क्या मोमेंटम कंजर्वेशन क्या है। मोमेंटम कंजर्वेशन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है? m है, या मान लीजिए m1 है और इसकी वेलोसिटी क्या है? v1 है, और दूसरा ऑब्जेक्ट क्या है? m2 है और इसकी वेलोसिटी v2 है। सपोज करिए ये ऐसा भी हो सकता है कि दोनों एक दूसरे की तरफ आ रहे हों, ऐसा भी हो सकता है दोनों एक दूसरे से आगे ही जा रहे हों। दोनों कंडीशन पॉसिबल है, लेकिन दोनों ही कंडीशन में आफ्टर कोलिजन, अगर कोलिजन इनके बीच में हो गया, मैंने आपको बताया मोमेंटम ऑफ कंजर्वेशन का क्या मतलब, कोई भी चीज इसमें डिस्ट्रॉय नहीं होने वाली है। तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन दोनों का मोमेंटम क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो आफ्टर कोलिजन क्या हो जाएगा? m1v1 बराबर m2v2, राइट। आपको बात समझ में आई? ये होता है मोमेंटम कंजर्वेशन का एक्चुअल, मैं बोलूँ कि मैथमेटिकल इक्वेशन। अगर मैं मैथमेटिकल इक्वेशन के फॉर्म में अगर मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ तो m1v1 बराबर m2v2, राइट। अब इस पे मैं अगर छोटा सा एक सवाल आपको कराऊं जिसपे बेस्ड कभी कभी सवाल पूछे जाते हैं तो उसको देख लीजिए। मोमेंटम कंजर्वेशन, ये सारी चीज़ें शायद आप नोट कर चुके हों। तो अब हम सवाल एक करेंगे, छोटा सा एक सवाल करेंगे। वो क्या करेंगे कि अगर सपोज करिए क्वेश्चन आपसे पूछा कि कोई भी गन है, क्या है? गन है जिसका वेट क्या है? m1 बराबर क्या है? जो गन है उसका वेट कितना है? 80 किलो। कितना है? 80 kg का वो है। और जो इससे निकलने वाली जो वो है गोली है, या फिर जो इससे निकलने वाली जो गोली है उसकी जो वेलोसिटी है, जो आगे की तरफ वेलोसिटी जा रही है, उसकी वेलोसिटी है कितनी? 100 मीटर पर सेकेंड। 100 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। अब हमको गोली का वेट निकालना है, उस गोली का वेट कितना रहा होगा, और ये जो जिस बंदूक से गोली निकल रही है वो पीछे की तरफ इसके ऊपर कुछ मोमेंटम लगा रही है, और उसकी वेलोसिटी इन्होंने दे रखा है कि 10 मीटर पर सेकेंड है। अब बात आपको समझ में आई? इसने इसको जैसे जब ये बंदूक से जब गोली निकलेगी तो ये निकलेगी आगे की तरफ, लेकिन ये जो आगे की तरफ निकली ये पीछे की तरफ, तो भाई एक फोर्स लगाएगी ना, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जिस फोर्स से यहाँ से निकली उसी फोर्स से ये इसकी तरफ पीछे बैक लगाएगी, एक फोर्स लगाएगी। उस फोर्स से जो वेलोसिटी आई बंदूक के अंदर वो 10 मीटर पर सेकेंड। अब हमसे पूछा कि उस गोली का मास बताइए, उस गोली का वेट कितना रहा होगा। तो कुछ नहीं, m1v1 बराबर m2v2, तो 80 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई 10 मीटर पर सेकेंड बराबर गोली का वेट m2, और ये क्या? 100 मीटर पर सेकेंड। इसको सॉल्व कर दीजिए आप। 10 ये कट गया, और m2 बराबर कितना आ गया? 8 किलोग्राम। 8 किलोग्राम की अगर गोली का वेट होगा तो वो जो बंदूक होगी जिसके थ्रू गोली को फायर किया जा रहा है वो 10 मीटर की स्पीड से बैक मूव करेगी, और जो गोली हो जाएगी वो 100 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से आगे मूव कर जाएगी। इसी तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस मोमेंटम कंजर्वेशन पे पूछे जाते हैं। तो बस आज आपके लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वर्क एनर्जी एंड पावर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द जनरल साइंस। तो आप बने रहें इस चैनल पे, और इस चैनल पे अगर आपको लगता है कि ये कंटेंट और ये जो टीचिंग में जो आपको बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें, अगर मैं डिजर्व कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना चाहिए, तो तभी आप उसको करिएगा। अदरवाइज मैं आपसे रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आप इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। समझ रहे हैं? क्योंकि मेरा ओरिएंटेशन ये नहीं है कि लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करके चैनल को और बड़ा बनाया जाए। बस मेरा ओरिएंटेशन बस इस चीज़ पे रहता है कि मैं कंटेंट आपको किस तरीके का प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो किसी भी टीचर के दिमाग में अगर ये पहले से आ गया कि ये वीडियो जो बन रहा है
इस पे लाइक शेयर सब्सक्राइब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो अपने कंटेंट पे क्या अटेंशन ही नहीं दे पाएगा। उसका ध्यान तो वहाँ लगा हुआ है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो मेरा जो पूरा फुल अटेंशन है कि आपको मैं क्या कंटेंट दे रहा हूँ, किस तरीके का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाया गया है, किस तरीके से बनने वाला है। तो बहुत ही थोड़ा सा प्रिसाइज वे में मैं बहुत ही कंसोलिडेट मटेरियल आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो आप लोगों के लिए जो है ये एक इन्फॉर्मेशन थी। अगर ये डिजर्व करता है वीडियो और कंटेंट तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।